हेलो, वेलकम टू स्टडी ब्रिज। मैं गोपाल तिवारी आप सबका स्टडी ब्रिज के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी ब्रिज का ये है पार्ट 17 और हम डिस्कस करेंगे पार्ट 17 के जो भी क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लेकिन अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जो नोटिफिकेशन बेल है इसको जरूर दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होता है इसके द्वारा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाती है और आप इस वीडियो को आसानी से ईजिली देख सकते हैं। जल्दी ही हम टेलीग्राम पर भी उपलब्ध होंगे और टेलीग्राम पर भी आपको सिर्फ ना सिर्फ ये वीडियो बल्कि अन्य सारी बहुत सारी जो यूजफुल आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम को क्लियर करने में जो भी सामग्री उपयुक्त होती है, जो भी नोट्स वगैरह आप सब आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते बिना किसी तरीके आज का वीडियो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा 26 में, 27 में, 28 या 1529 के आसपास ही कब लड़ा गया था? तो खानवा को लड़ा गया था कहीं ना कहीं 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य, मतलब बाबर और कहीं ना कहीं राजपूतों के मध्य 1527 में लड़ा गया। इसके अलावा 1526 का फेमस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपको याद ही होगी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ी गई थी। इसके अलावा जो 1528 का था वो कहीं ना कहीं चंदेरी का हुआ था। और चंदेरी में कौन था सामने बाबर के? तो बाबर के सामने था कहीं ना कहीं मेदिनी राय, जो कि चंदेरी के उस टाइम पे राजा हुआ करते थे। इसके अलावा 1529 का एक महत्वपूर्ण युद्ध जब 1526 में जब इब्राहिम लोधी हारा, तो इब्राहिम लोधी कहीं ना कहीं था अफगानी और ये थे कहीं ना कहीं मुगलियाई। तो कहीं ना कहीं जो हार गए थे, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की जो बचे हुए लोग थे, या उनके जो मित्र साथी कह सकते हैं, उनके द्वारा 1529 में घाघरा का युद्ध भी लड़ा गया। कहीं ना कहीं बाबर और कहीं ना कहीं बताते हैं कि महमूद लोधी उस टाइम कहीं ना कहीं सब लोगों ने मिलकर महमूद लोधी को, जो बंगाल का उस टाइम पे राजा हुआ करता उसको बनाया, और कहीं ना कहीं महमूद लोधी के द्वारा घाघरा का युद्ध कहीं ना कहीं बाबर के साथ में लड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध कहीं ना कहीं 1527 में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा का जो किला है, तो आगरा शहर की स्थापना कहीं 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा करवा दी गई थी। तो उसमें जो मोती मस्जिद बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं जो आगरा के किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण किया गया वो किस मुगल शासक ने करवाया था? तो कहीं ना कहीं शाहजहां ने करवाया था, जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। तो मोती मस्जिद का निर्माण कहीं ना कहीं करवाया गया था शाहजहां के द्वारा, कहीं ना कहीं करवाया गया था। इसी के अलावा इसके शाहजहां के द्वारा ही आगरा में ताजमहल का निर्माण भी करवाया गया था कहीं ना कहीं 1652 के आसपास या 1650 हम मान सकते हैं, क्योंकि इतने नियर अगर ऑप्शंस पूछे जाते हैं तो इतने ज़्यादा नियर नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं डिस्टेंस आएगा, जैसे 1550 आ जाएगा, 1650, 1690, ऐसे करके लगभग 40-50 साल का डिफरेंस रहता है। तो 1652 एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि बनकर तैयार हो गई थी। लगभग 7 से 8 साल ताजमहल को बनने में लगे थे। और शाहजहां के काल को कहीं ना कहीं स्थापत्य कला का जो जो किले और ताजमहल जैसी धरोहरें वगैरह बनाने के लिए कहीं ना कहीं स्थापत्य कला का कहीं ना कहीं स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा जो जहांगीर का कार्यकाल, इसको चित्रकला के लिए कहीं ना कहीं चित्रकला के लिए स्वर्ण युग, कहीं ना कहीं चित्रकला का स्वर्ण युग कहीं ना कहीं किसी के द्वारा कहा जाता है। जहांगीर के काल को कहा जाता है। और अकबर के टाइम पे तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दीन इलाही की 1582 में कहीं ना कहीं अकबर के द्वारा ही स्थापना करवाई गई। इसके अलावा 9 रत्न जो हैं वो कहीं ना कहीं अकबर के दरबार में सुशोभित थे। और औरंगजेब के बारे में पता हुआ, औरंगजेब का जन्म जो हुआ था वो कहीं ना कहीं 1618 के आसपास कहीं ना कहीं जो इसका जन्म हुआ था वो उज्जैन में जन्म हुआ है औरंगजेब का। और बाद में जब 1656 के आसपास कहीं ना कहीं इसने अपने ही पिता को बंदी बना करके इनकी सत्ता को हथिया लिया था, औरंगजेब के द्वारा हत्या ली गई थी। और अपने जो 3 भाई हैं इनके साथ कहीं ना कहीं त्रिपक्षीय युद्ध में कहीं ना कहीं औरंगजेब जीत गया था। चलिए नेक्स्ट है जो कनिष्क का जो राजधानी थी वो कहाँ थी? राजगृह थी, पाटलिपुत्र थी, पुरस्पुर थी या वैशाली? तो कनिष्क की राजधानी कहाँ देखने को मिलती है? तो कनिष्क की राजधानी कहीं ना कहीं पुरस्पुर, जैसे आज पेशावर या जो पाकिस्तान में स्थित है पेशावर कहा जाता है, ये कनिष्क की राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा कनिष्क के काल में बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति आयोजित कहीं ना कहीं जो की गई थी वो कनिष्क के काल में ही आयोजित की गई थी। इसके आगे फिर कोई चौथी जो आखिरी बौद्ध संगति है वो कहीं ना कहीं कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की थी। और कनिष्क ने इसको कहीं ना कहीं जो कनिष्क के द्वारा इसको कहीं ना कहीं इंडोज भी किया गया था, अर्थात कहीं ना कहीं इनके द्वारा उसको प्रोत्साहन भी मिला था। इसके अलावा जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कहीं ना कहीं कश्मीर में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा जो बौद्ध धर्म है वो कहीं ना कहीं 2 भागों में बट गया था। कहीं ना कहीं जो हीनयान और महायान में 2 शाखाएं कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के द्वारा बांट दी गई थी। चलिए
जो प्रसिद्ध पारसी त्यौहार होता है नौरोज, तो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? मतलब प्रारंभ कैसा कि मतलब पहले ही तो ये मनाया जाता था कहीं ना कहीं पारस, या बोल सकते हैं कि ईरान में जिसको फारस बोलते हैं, पहले ये पारसी लोगों का कहीं ना कहीं घर हुआ करता था। वहाँ से इनको कहीं ना कहीं जब तुर्कियों या और अरबियों ने उस पर आक्रमण करके कहीं ना कहीं वहाँ से पारसी कहीं ना कहीं भाग करके भारत आ गए और भारत में ही बस गए आकर के। तो जो उनका जो त्यौहार होता था नौरोज, तो उस टाइम पे जो किसके द्वारा शासनकाल में कहीं ना कहीं स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन के शासनकाल में इसको स्टार्ट किया गया था। तो नौरोज और लौह एवं रक्त की नीति कहीं ना कहीं बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। नौरोज एक त्यौहार होता था जिसमें नौ दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहन के आना होता था राज दरबार में। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रथा जो स्टार्ट की गई थी वो बलबन के द्वारा, बलबन के शासनकाल में स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा जो इल्तुतमिश की पुत्री थी वो कहीं ना कहीं रजिया बेगम हमें देखने को मिलती हैं, और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1236 से 1240 के आसपास रहा है। इसके अलावा 1296 से 1316 के बीच में कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल रहा था। और जो इनके चचा जान थे और इनके ससुर भी थे जलालुद्दीन खिलजी, तो इनके द्वारा कहीं ना कहीं अलाउद्दीन के द्वारा उनकी सत्ता को हथियाया गया और कहीं ना कहीं उनके सक्सेसर ये बने। इसके अलावा कहा यह जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं ना कहीं जो सत्ता जलालुद्दीन खिलजी से ली थी, उस टाइम पे पूरी की पूरी स्टेट कहीं ना कहीं बैंकरप्ट हो गई थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं ना कहीं ज़बरदस्त एकदम से इकोनॉमिक रिफॉर्म ज़बरदस्त तरीके से किए और पूरी की पूरी सत्ता को कहीं ना कहीं बदल के रख दिया। इसके अलावा इनके द्वारा जो बाजार नियंत्रण नीति अपनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वो एकदम से ज़बरदस्त नीति अपनाई गई थी। इन्होंने एकदम से रेटों को जो लगातार बढ़ते जा रहे थे, एक्सेस करते जा रहे थे पूरी तरीके से, तो उनको कहीं ना कहीं डाउन किया, और डाउन करने के अलावा इनको बिल्कुल एक समान स्थिर रखा कि ना इनकी रेटें बढ़े ना घटे। इसी को कहा जाते हैं बाजार नियंत्रण नीति, इनके द्वारा ज़बरदस्त अपनाई गई थी। तो बाजार नियंत्रण नीति के बारे में क्वेश्चन आ जाए। और इन्होंने सेना के मामले में ज़बरदस्त रिफॉर्म किए थे। जो हुलिया लिखने की प्रथा थी, जो सेना के जो सैनिकों और घोड़ाओं के द्वारा जो हुलिया लिखने की प्रथा थी, वो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। चलिए नेक्स्ट जो आइनू जनजाति है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी अफ्रीका में, जापान में, चाइना में या केन्या में? तो कहाँ पाई जाती है? तो जो आइनू जनजाति है वो कहीं ना कहीं जापान में के पश्चिमी राज्यों में देखने को मिलती है। जो आइनू जनजाति है वो जापान के जो पश्चिमी वेस्टर्न एरिया है था, जो चाइना की तरफ का एरिया है, उसकी जनजाति कहीं ना कहीं जापान में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो इग्नू जनजाति है, एक इग्नू और है, ये आइनू है वो एक इग्नू है, और इग्नू जनजाति कहीं ना कहीं साइबेरियन और जो पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके आसपास देखने को कहीं ना कहीं मिलती है। और सबसे ज़्यादा जो स्कैंडिनेवियन और जापान जो रशिया का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर ये जनजाति ज़्यादातर देखने को मिलती है। और ये इग्नू जनजाति को कहीं ना कहीं बर्फ़ में रहने वाली जनजाति भी कहा जाता है, क्योंकि बर्फ़ के घर बना करके रहते हैं। इसके अलावा जो अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका पाई जाती है, वो कहीं ना कहीं बुशमैन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वत माउंट पोपा कहाँ स्थित है? तो वियतनाम में है, भारत में है, म्यांमार में है, थाईलैंड में है। तो देखिए इसके ऊपर एक ज़बरदस्त टेम्पल बनाया गया है कहीं ना कहीं जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये देखिए ये माउंट पोपा है, और इसके ऊपर जो क्रेटर है उसको बंद करो, क्योंकि ये एक तरीके से डेड वॉल्केनो है, मतलब ख़त्म हो चुका है, दोनों तरीके से ख़त्म हो चुका है। अचानक से आप देख रहे हैं क्योंकि ज़मीन से अलग ही निकला हुआ हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर जब इरप्शन इसका हुआ था तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा एरिया में फैल गई थी, और एक अलग से एक जो ज्वालामुखी पर्वत में बनता है, तो कहीं ना कहीं जो ऊपर के हिस्से को जो क्रेटर है उसमें एक ज़बरदस्त तरीके से बौद्ध धर्म के मंदिर का निर्माण किया गया है। तो हम देखने को जब माउंट पोपा कहाँ पर है, तो माउंट पोपा हमें म्यांमार में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, तो जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है जो रिपोर्ट है, तो वो किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, अनकेड के द्वारा। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इंडेक्स बोल सकते हैं, तो जो ये रिपोर्ट जारी करता है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। और भारत की जो 2020 में कहीं ना कहीं जो जनवरी में रिपोर्ट आई थी, हर साल ये जनवरी में अपनी रिपोर्ट जारी करता है, और क्योंकि जिसकी स्थापना भी कहीं ना कहीं 1971 जनवरी में हुई है। इसके अलावा जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड की राजधानी तो बर्न है, उसका एक शहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, कोलोग्नी, तो कहीं ना कहीं उसमें देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा जो उसके फाउंडर है वो कहीं ना कहीं क्लॉस स्क्वैब है, अजीब सा नाम होता है, कहीं ना कहीं ये इटालियन लगी यहाँ की जो स्विस लैंग्वेज है, तो इसके अनुसार इसका नाम कुछ क्लॉस या इसको, सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन हालांकि बिल्कुल ही गलत है, तो आप फाउंडर देख लीजिए। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनका याद रखना, सिर्फ हमें याद रखना है कि भारत की इसमें रैंक 112 थी, जो 2020 में रिपोर्ट जारी की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो कि ग्लोबल जेंडर
इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है। हम लोग को बस याद रखना है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट जारी होती है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। चलिए नेक्स्ट है जो फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वो किस राज्य में है। वन्यजीव अभ्यारण्य किसी भी वन्य जीवों के लिए एक कहीं ना कहीं घर होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इंसानों ने लगातार अपने लिए घरों का विस्तार करता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो जानवर है उनके लिए तो कोई घर ही नहीं बचा है। तो घर तो सरकार ने कहीं ना कहीं ऐसे प्रकार के वन्यजीव अभ्यारण्य और कहीं ना कहीं नेशनल पार्क बनाए हैं जहाँ पर कई प्रकार के जानवरों को रखा जाता है और उनको कहीं ना कहीं पूरा का पूरा उस क्षेत्र में विचरण वगैरह करने की इजाज़त दी जाती है और पूरी तरह से खुला रखा जाता है। हालांकि वहाँ पर टेंट वगैरह भी टेंट लोग भी होते हैं, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी जीवों के लिए। तो जो फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य है तो वो कहाँ पर स्थित है। असम में है, नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में। तो कहाँ पर स्थित देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं नागालैंड में। नागालैंड कहीं ना कहीं भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक इम्पॉर्टेंट शहर है जो कि 7 सिस्टर्स में आता है। और ये कहीं ना कहीं जो इसकी सीमाएँ छूती हैं वो कहीं ना कहीं मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश को छूती हैं। और नागालैंड की जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं कोहिमा देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा जो असम भी नॉर्थ ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और असम के बारे में खास बात ये है कि नॉर्थ ईस्ट की जो सारी स्टेट है वो कहीं ना कहीं असम से जरूर छूती हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है कि सारी की सारी स्टेटें कहीं ना कहीं असम को जरूर छूती हैं और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं असम ही है। इसके अलावा और असम की राजधानी वो कहीं ना कहीं दिसपुर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो असम में एक मांजुली आइलैंड भी है, हाँ बिल्कुल। और एक आइलैंड मांजुली मतलब एक नदी आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर देखने को मिलता है। क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो धारा जैसे आ रही है तो वो कहीं ना कहीं 2 भागों में बढ़ जाती है और इसके बीच में कहीं ना कहीं मांजुली आइलैंड भी हमें देखने को मिलता है। और मांजुली आइलैंड बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसा कि नर्मदा नदी पर जो कि ओम आइलैंड बना हुआ है, ओमकारेश्वर में बना हुआ है, जो कि खंडवा जिले में स्थित है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो भारत का एकदम पूर्ववर्ती राज्य है, बिल्कुल पूर्वतम में है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है कहीं ना कहीं बालागू, जो भारत का भी पूर्वतम पॉइंट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मणिपुर है, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल है और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मणिपुरी इसका फोक डांस भी देखने को मिलता है। चलिए काफ़ी है। नेक्स्ट तो एक लाल पांडा एक प्रजाति है, तो क्योंकि ये काफ़ी इंडेंजर्ड कंडीशन में आ गई थी, काफ़ी खतरनाक कंडीशन में आ गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर है। और इसकी जो आज जीवन भी बचा है तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम लोगों का ही बचा है, बिल्कुल इंडेंजर्ड कंडीशन में है। इसको IUCN के द्वारा भी कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड कंडीशन में रखा गया है। तो इसको बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना चालू की गई थी। तो ये किस वर्ष में चालू की थी, 95 में, 96 में, 97 में या 99 में, 1995 में, 1997 में, 1996 में या 99 में, किस साल में चालू की गई थी लाल पांडा परियोजना। तो कहीं ना कहीं जो रेड पैंडा प्लानिंग है तो वो कहीं ना कहीं 1996 में भारत सरकार के द्वारा चालू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है वो कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में, फरीदाबाद में, भोपाल में, देहरादून में। तो कहाँ देखने को मिलता है, तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहीं ना कहीं, या फिर इसको बोल सकते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। और इसका जो पहले जो बोर्ड का जो हेड क्वार्टर था तो वो कहीं ना कहीं पहले चेन्नई में देखने को मिलता था, लेकिन 2018 के आसपास कहीं ना कहीं इसको फरीदाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। जो कि फरीदाबाद किस स्टेट में आता है, हरियाणा स्टेट में आता है। और इसकी कैपिटल कहीं ना कहीं हरियाणा स्टेट की कैपिटल देखने को फरीदाबाद नहीं मिलती है, फरीदाबाद नहीं, जबकि चंडीगढ़ हरियाणा की कहीं ना कहीं कैपिटल है। और हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल कहीं ना कहीं चंडीगढ़ हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, नई दिल्ली तो भारत की कैपिटल है और देहरादून कहीं ना कहीं उत्तराखंड की कैपिटल हमें देखने को मिलती है। वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ था और इसका नारा क्या था। अब वन महोत्सव क्यों चालू किया गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो उस समय से काफ़ी ज़्यादा वनों की कटाई लगातार चालू है। इसके आगे जाकर के काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भी हुए हैं। तो जो वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था, इसका नारा क्या था, 1962 में स्टार्ट हुआ था, 52 में स्टार्ट हुआ था और 52 में इसका नारा क्या था, वृक्ष का अर्थ है जल और जल ही जीवन है। 1972 में पर्यावरण है तो जीवन है। 1950 में इस नारे के साथ चालू हुआ था, वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। क्योंकि वृक्ष से क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो आकाश में जो कहीं ना कहीं बारिश ज़्यादा होती है उस क्षेत्र में, और बारिश ज़्यादा होती है तो अन्न ज़्यादा होता है, और अन्न ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं उससे जीवन भी बना रहता है। तो क्या कब देखने को मिलता है, इसका आंसर क्या देखने को मिलता है, तो इसका आंसर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं 1950 में वन महोत्सव आयोजन आरंभ किया गया था। और उस टाइम पे इसका जो स्लोगन था, वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है।
और हर किसी को जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, और एक से ज़्यादा भी लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। और कम से कम सिर्फ एक पेड़ लगाना नहीं है, उसको जब तक वो इतना बड़ा ना हो जाए कि वो स्वयं धरती से पानी ले जाए, तो तब तक उसको बचा करके भी रखने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी है। तो पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि क्योंकि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, बारिश की एकदम से डेंस को आप देख रहे होंगे अचानक से इतना ग्लोबल वार्मिंग का असर क्या है कि एकदम से किसी भी क्षेत्र में, जैसे आप इस साल देख लीजिए बिहार को, कहाँ एक तरीके से बिहार को ड्रॉट घोषित करने जा रहे थे, तथा सूखा क्षेत्र घोषित करने जा रहे थे, और अचानक से इतनी बारिश आ गई कि उसको बाढ़ घोषित करना पड़ा। उस क्षेत्र को पूरे को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लाना पड़ा। 4 दिन में इतनी बारिश हो गई कि जो सूखा क्षेत्र घोषित होने वाला था उसको कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमें बताना पड़ा। हालांकि दोनों ही कंडीशनों में खेती की बहुत बुरी हालत हुई, लेकिन आप देखिए कि जिस क्षेत्र को बाढ़ सूखा घोषित करने जा रहे थे, लेकिन उस क्षेत्र को हमें कहीं ना कहीं बाढ़ घोषित करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है वो कहीं ना कहीं जो समाज की, हम लोग की जो मूल जीवन है क्या, रोटी, तो मतलब हमारी कहीं कहीं थाली पर असर पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। अगर खाना ही नहीं रहेगा तो इंसान खाएगा क्या। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, पेड़ अवश्य लगाएं और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति सचेत रहें, और डोनाल्ड चाचा की ज़्यादा बातों में ना आए कि प्रकृति अपने आप को संतुलन कर लेगी। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के द्वारा कहीं ना कहीं प्रकृति आप लोग किस प्रकार से संतुलन करती है, वो फिर ऐसे ही संतुलन करती है, कहीं भूकंप लाती है, कहीं ज्वालामुखी फटते हैं। तो पेड़ लगाएं कहीं ना कहीं, और अपने आप को सुरक्षित रखें, पेड़ लगाएं, क्योंकि जल है तो जीवन है, और कहीं ना कहीं पेड़ कहीं ना कहीं वर्षा को आकर्षित करने का काम भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट, जो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है ये आंदोलन कहीं ना कहीं जो परिस्थिति स्थायी मितव्ययिता है, अर्थात परिस्थिति के साथ कहीं ना कहीं हमें मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए था। जो ये पूरा का पूरा एक आंदोलन जबरदस्त आंदोलन था, जिसमें चिपको आंदोलन कहीं ना कहीं जो 1970 के दशक में, कहीं ना कहीं 70 के दशक में हमें आंदोलन देखने को मिलता है। और इसके जो जो कहीं ना कहीं लीडर थे वो कहीं ना कहीं सुंदर बहुगुणा इसके कहीं ना कहीं हमें लीडर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो 1983 में कहीं ना कहीं एपिको आंदोलन भी हमें देखने को मिलता है, ये भी कहीं ना कहीं पेड़ बचाओ से भी, और ये दोनों आंदोलन कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य में थे। और 70 के दशक में क्या हुआ था, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं तेजी से फैला, लेकिन उन लोगों ने कहीं ना कहीं पेड़ से जाकर के चिपक गए, क्योंकि पहले हमें काटो उसके बाद पेड़ काटना, इस प्रकार का आंदोलन कहीं ना कहीं सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया। इसके अलावा जो मेगा पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित देखने को मिलती हैं। एपिको आंदोलन कहीं ना कहीं 1983 में, और ये 70 में, 83 में, और ये तो लगातार चालू ही है, लगातार 80 के 90 के दशक से लगातार चालू ही है। मेगा पार्टिकल कहीं ना कहीं इसमें एक अहम भूमिका निभाती आई हैं। मैंग्रोव वनों पर जो वैश्विक तापन का, मतलब वही ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये अत्यधिक प्रचुरता में पैदा होंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग आएगी। अगर आएगी तो बहुत अच्छी बात है अगर ये होगा तो। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र कहीं ना कहीं जलमग्न हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर है हमारे पिघलेंगे, और कहीं ना कहीं समुद्र का लेवल बढ़ेगा। कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका और अधिक हो जाएगी। मतलब जो कार्बन 6 है, जो CO2, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, जो हमारे कार्बन 6 जो पूरे के पूरे जो ज़बरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, तो उनकी भूमिका और अधिक हो जाएगी क्या, या B एंड C दोनों कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। मतलब विशाल क्षेत्र भी जलमग्न हो जाएंगे, और कार्बन 6 में उनकी भूमिका भी कहीं ना कहीं और अधिक हो जाएगी, क्योंकि हमें इनकी भूमिका कम करनी, लेकिन इनकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे समाज लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा कहीं ना कहीं हमारे समाज में कहीं ना कहीं धुआं, धक्कड़, धूल वगैरह छोड़ता जा रहा है, और लोगों को कहीं ना कहीं सांस लेने में समस्याएं आती आ रही हैं। इसके अलावा जो ग्लेशियर है वो भी पिघलता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं B, मैंग्रोव के जो विशाल क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं जलमग्न हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जो मैंग्रोव की जो जन्म है वो कहीं ना कहीं जो पानी होता है, जो दलदली पानी होता है, उसी में कहीं ना कहीं मैंग्रोव कहीं ना कहीं जन्म लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विशाल क्षेत्र है इनका वो कहीं ना कहीं जलमग्न हो जाएगा, अर्थात वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति है वो पैदा नहीं होगी। नेक्स्ट, किसने कहा है कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ धोखा है? B.R. अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी, K.M. नाम्बिकार ने, हृदयनाथ खुजरू ने। तो किसने कहा है कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार, मतलब आर्टिकल 356 की यहाँ पे बात हो रही है, 352 की नहीं हो रही है। अतः 356 में क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में जैसे जैसे सपोज करिए मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी का आंकड़ा है वो 116 हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कहीं ना कहीं राज्य में कई और तरीके के आपातकाल लगाए जा सकते हैं, न केवल संवैधानिक तरीके की जो प्रोसीजर है उसके साथ तो आपातकाल मतलब
कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लग ही जाएगा। इसके अलावा अगर कोई राज्य सेंटर की बात नहीं मान रहा है, किसी भी सेंटर के द्वारा कहीं ना कहीं बहुत सारी गलत चीज़ें की गई जो कहीं ना कहीं संविधान परक नहीं है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के स्वविवेक मतलब कहीं ना कहीं सेंटर के ऊपर डिपेंड कर दे, क्योंकि राष्ट्रपति कहीं ना कहीं जो स्वयं निर्णय नहीं लेता है, वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कैबिनेट के अनुसार ही निर्णय वो लेता है। तो जो ये निर्णय है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद में जैसे 1959 में और 1967 जब पहली बार केरल की गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो लेफ्ट की गवर्नमेंट थी उसको इसी आधार पर जब सस्पेंड किया गया, तो कहीं ना कहीं जो 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 सुप्रीम कोर्ट उसमें, और इसके बाद में लगातार जो गवर्नमेंटों को, जो स्टेट गवर्नमेंटों को लगातार कहीं ना कहीं जो सेंटर के द्वारा कहीं ना कहीं सस्पेंड किया जाता है। जैसे 1978 में जब बीजेपी जो मतलब जनता दल की सरकार बनी थी, उस टाइम पे भी जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, कई राज्यों को कहीं ना कहीं जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो आगे आकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि आप केवल इसी आधार पर कहीं ना कहीं, और या फिर इसका निर्णय कहीं ना कहीं आप नहीं करेंगे, उसका निर्णय कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट करेगा। और जैसे वर्तमान में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को बर्खास्त किया गया और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की गवर्नमेंट को जिस प्रकार से बर्खास्त किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया और उसने कहा कि राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं निर्णय, उसके भी कहीं ना कहीं जो निर्णय राष्ट्रपति लेता है वो भी कहीं ना कहीं न्यायालय में विचाराधीन है। और कहीं ना कहीं उन जिन बातों को कहीं ना कहीं के.एम. नाम्बियार ने चिन्हित किया था, वो कहीं ना कहीं बातें सच साबित हुई, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो दखलंदाजी के बाद ही उन सरकारों को कहीं ना कहीं रिस्टोर किया गया। तो जो राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो कहीं ना कहीं संविधान से दुखा, ये कहीं ना कहीं के.एम. नाम्बिकार के द्वारा कहा गया था। इसके अलावा बी.आर. अम्बेडकर के बारे में आप जानते हैं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के कहीं ना कहीं अध्यक्ष देखने को मिलती हैं। महात्मा गांधी के बारे में आप सब कुछ जानते ही हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी के बारे में एक इंडिपेंडेंट लेक्चर भी मैं लेके आने वाला हूँ, जो इनकी बुक है। इसके अलावा जो इनकी जीवनी है उनके पूरे बारे में। इसके अलावा हृदयनाथ कुजरू भी कहीं ना कहीं भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। नेक्स्ट, इजरायली जो स्पाईवेयर है, जिसके जरिए भारत सहित वैश्विक स्तर पर जासूसी की घटनाओं को हाल ही के दिनों में कहीं ना कहीं चर्चा में रही हैं। जो जासूसी घटना कहीं ना कहीं जो अमेरिका, फ्रांस आदि देशों के द्वारा कहीं ना कहीं जो इजरायली स्पाई, तो जो इस इजरायली स्पाई उसका नाम क्या है? भारत में भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को हाल ही में मिली हैं। तो इजरायली स्पाईवेयर क्या है? तो कहीं ना कहीं ये एक पेगासस सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा जासूसी कार्य कहीं ना कहीं किए जाते हैं। भारत में भी ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। तो आपको याद क्या रखना है कि पेगासस एक इजरायली सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा हैकिंग के कार्य किए जाते हैं। निम्न में से किस में साइंस सिटी स्थित है? कानपुर में है, भोपाल में है, लखनऊ में, नोएडा में। तो किस में देखने को मिलती है? तो ये कहीं ना कहीं जो साइंस सिटी है वो कहीं ना कहीं लखनऊ में देखने को मिलती है। और साइंस सिटी क्या होती है? उसमें साइंस के जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो लोगों के लिए रखी जाती हैं, और एक प्रकार की प्रदर्शनी होती है जिसमें जाकर के लोग अपने साइंस की जो रुचियाँ उनके अंदर जो जीवित होती हैं उनको कहीं ना कहीं शांत कर सकते हैं। उनके अंदर जो सवाल होते हैं उनके जवाब कहीं ना कहीं दिए जाते हैं। तो न केवल लखनऊ में है, पूरे भारत में कई जगह है, लेकिन बाकी इन तीनों सिटियों में नहीं है। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं भोपाल के अलावा भोपाल में नहीं है, लेकिन देवास में देखने को ये साइंस सिटी मिलती है। और गुजरात में कहीं ना कहीं गांधीनगर में भी ये साइंस सिटी देखने को मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं भोपाल की राजधानी में ना होकर के ये पास में ही देवास में। जबकि भारत की अगर साइंस सिटी की बात की जाए तो भारत की पहली साइंस सिटी कहीं ना कहीं बेंगलोर है। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, संप्रति थे या बृहदत्त थे? तो जो अंतिम मौर्य सम्राट देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं बृहदत्त मिलते हैं, और बृहदत्त की हत्या कहीं ना कहीं पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कहीं ना कहीं कर दी जाती है और शुंग वंश की स्थापना की जाती है। इसके अलावा जो इसके संस्थापक थे वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य हमें देखने को मिलते हैं, और अशोक कहीं ना कहीं इसके एक प्रमुख सम्राट देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा कहीं ना कहीं एक धर्म की स्थापना भी की गई थी। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो बाइजैक बंदरगाह, ये कहाँ पर है? ये विशाखापट्टनम बंदरगाह को कहा जाता है। पारादीप बंदरगाह, ये कहीं ना कहीं पारादीप बंदरगाह कहा जाता है, उड़ीसा में स्थित है। कोचीन बंदरगाह, ये केरल में स्थित है। और मुंबई बंदरगाह, जिसको JNPT या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी या नवा शाबा पोर्ट भी कहा जाता है। तो कौन सा बंदरगाह है? ये है कोचीन का बंदरगाह, जिसको कहीं ना कहीं अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है वो कौन सा है? मांजुली है, अंडमान है, लक्षद्वीप है, सालसेट है। तो कौन सा द्वीप देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है सालसेट। और सालसेट कहाँ पर है? ये मुंबई जो बसा हुआ है वो काफ़ी सारे आइलैंडों में मिलकर बसा हुआ है, और लगभग 8 आइलैंडों में 8 टापुओं पर बसा हुआ है। तो ये जो द्वीप है आप देख रहे हैं, क्योंकि द्वीप के जिसके चारों तरफ पानी हो, तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा सालसेट आइलैंड इसको कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मुंबई में है, और पूरी की पूरी जो आबादी काफ़ी ज़्यादा एरिया है
वो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द देखने को या इसी सालसेट आइलैंड पर ही देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये न्यू बॉम्बे है, ये कहीं ना कहीं थाने का एरिया है, थाने डिस्ट्रिक्ट है। और ये आगे जा करके ये भी एक जो न्यू बॉम्बे है ये भी एक आइलैंड पर ही स्थित है, न्यू बॉम्बे आइलैंड पर ही स्थित देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जो साबुन का बुलबुला होता है उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है क्या, या वायुमंडलीय दाब से कम होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो कहीं ना कहीं जो वायु का बुलबुला होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। होता क्या है, जैसे ये एक वायु का बुलबुला है, तो जो वायुमंडलीय दाब होगा वो कहीं ना कहीं इससे कम होगा, तभी तो ये फूल रहा है। अगर कम हो, अगर अगर इसके अंदर का वायुमंडल कम कर दे तो बाहर की चीज़ें इस पर प्रेशर डाल के तो कहीं ना कहीं इसको दबा देंगी। अतः इसके अंदर का वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कहीं ना कहीं वायुमंडलीय दाब से कहीं ना कहीं जो इसके अंदर का दाब होता है वो ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाते हैं ये जो बुलबुला है वो कहीं ना कहीं अपना आकार बढ़ाता जाता है और एकदम से इतना आकार बढ़ा लेता है कि ये फूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य तो वो किस राज्य में देखने को मिलता है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में? तो जो कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य है वो देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, वो देखने को हमें मिलता है। और आंध्र प्रदेश से कहीं ना कहीं ये प्रमुख अभ्यारण्य भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है कहीं ना कहीं 5 नवंबर को ये मनाया जाता है। इसके अलावा 5 जून को कहीं ना कहीं पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 10 दिसंबर को 5 जून 1972 में कहीं ना कहीं विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत को देखने को मिलती है। इसके अलावा 10 दिसंबर को कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स डे के रूप में भी मनाते हैं। टी.एन. शेषन कौन थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व सेना प्रमुख थे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे या पूर्व मंत्री थे? तो टी.एन. शेषन कौन थे? टी.एन. शेषन कहीं ना कहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हमें देखने को मिलते हैं। और इनके बारे में एक बड़ी ही प्रसिद्ध लाइन है कि नेता अगर भगवान के बाद किसी से डरते थे तो कहीं ना कहीं टी.एन. शेषन साहब से ही देखने को डरते थे, क्योंकि ये किसी के भी कहीं ना कहीं जो खर्चा है वो किसी के भी खर्चा जोड़ देते थे। और उसके जो और अगर और कोई भी, क्योंकि चुनाव लड़ने की एक प्रमुख सीमा, जैसे वर्तमान में ये कहीं ना कहीं आंकड़ा 70 लाख हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं टी.एन. शेषन ने उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो रिफॉर्म किए थे। आज जो आप वोटर कार्ड देखते हैं वो कहीं ना कहीं टी.एन. शेषन साहब की ही देन देखने को हमें मिलती है। निम्न में जो असम है वो कौन सा त्यौहार मनाता है? तो दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम या पोंगल? तो कौन सा त्यौहार मनाता है असम? असम के द्वारा मनाया जाता है बिहू। और दुर्गा पूजा आपको पता होगा कोलकाता या पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख त्यौहार हमें देखने को मिलता है। अब आप मुझे बताएंगे कि ओणम और पोंगल ये किन किन स्टेटों में मनाए जाते हैं? मैं आपको हिंट तो नहीं दे रहा, चलो नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि चाहे गूगल कर सकते हैं कि ओणम और पोंगल दक्षिण भारत के प्रमुख त्यौहार देखने को मिलते हैं, तो ये किन किन स्टेटों में मनाए जाते हैं? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है, मार्शल है, पीकू है, कीन्स है? तो वेल्थ ऑफ नेशन के कहीं ना कहीं जो पुस्तक लिखी गई है वो कहीं ना कहीं एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। और इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा है। अर्थात जो स्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो लोग होने चाहिए, जो सरकार के हाथों में कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं ना हो दे करके कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को कंट्रोल देना चाहिए। और एडम स्मिथ कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की बात करते हैं। इनकी जो थ्योरी है वो जस्ट अपोजिट एक कार्ल मार्क्स की थ्योरी आई थी, वो कहीं ना कहीं समाजवाद से प्रेरित थी, जिसमें ये कहा गया है कि सरकार का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कहीं ना कहीं समाज की जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल अगर किसी का होना चाहिए हर चीज़ पर, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का होना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं लोगों का शोषण करने का काम करती हैं। और आज की डेट में ना तो कोई कंट्री कैपिटलिस्ट है और ना ही कोई कंट्री सोशलिस्ट है, मतलब समाजवादी की ओर है, ना ही कोई आर्थिकवादी की ओर है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी बीच का माध्यम अपनाया है, जो कि कहीं ना कहीं बुद्धा मार्ग हमें देखने को मिलता है। नरसिंगम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? आयकर, विक्रय कर, बैंकिंग संस्थान या बीमा उद्योग? तो जो नरसिंगम रिपोर्ट आई थी उसका संबंध कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, तो वो बैंकिंग संस्थानों से देखने को मिलता है। जब 1998 के आसपास ये रिपोर्ट आई थी, और हुआ क्या था, जब कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक रियल एस्टेट और जो सेक्टर है, जो इकोनॉमी का मेजर सेक्टर है, जो बैंकिंग व्यवस्था है, वो काफ़ी ज़्यादा 1998 के दौर में काफ़ी ज़्यादा ढह गई थी। तो उसको आगे लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि किसी भी देश का जो आधार होता है वो कहीं ना कहीं बैंक होते हैं, तो बैंकों का आधार बचाने के लिए कहीं ना कहीं नरसिंगम रिपोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं बैंकों में मेजर रिफॉर्म के लिए बात की गई थी। तो हम लोग को याद रखना है कि जो नरसिंगम रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग संस्थानों से संबंधित बैंकिंग जो रिफॉर्म को लेकर के बात की गई है नरसिंगम रिपोर्ट में।
भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन है वो कब बिछाई गई थी? 1835 में, 51 में, 53 में, 54 में। तो जो भारत की जो प्रथम रेलवे लाइन है वो कहीं ना कहीं मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के फेर में 1853 में बिछाई गई थी। और इस टाइम पे जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे, भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी देखने को हमें मिलते हैं। और इन्हीं की कुरीतियों की वजह से 1857 की क्रांति कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलती है। हालांकि उसके और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं डलहौजी की जो हड़प नीति थी, अर्थात वो राज्यों को कहीं ना कहीं हड़पने का कार्य करता था। और ये हड़पता कैसे था? कहीं ना कहीं जो राज्य है या तो कुशासन के आधार पर, या फिर जो जिन राज्यों के अगर पुत्र नहीं है, जो रियल पुत्र नहीं, दत्तक पुत्र नहीं, रियल पुत्र नहीं है, तो उन राज्यों को कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट हड़प लेती थी। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर 1857 क्रांति में देखने को हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, या तीनों को कंबाइंड रूप से। तो इंद्रधनुष में क्या होते हैं? सारे रंग होते हैं। तो जो इंद्रधनुषीय क्रांति है वो अर्थात सब चीज़ों को लेकर के, चाहे वो ब्लैक क्रांति हो, येलो क्रांति हो, सारी क्रांतियों से संबंधित है इंद्रधनुषीय कार्यक्रम। तो इसमें तीनों की बात की, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या ब्लू क्रांति। तो हरित क्रांति कहीं ना कहीं खाद्य चीज़ों से देखने को मिलती है, अर्थात किससे? कहीं ना कहीं जैसे गेहूं, चावल और जो मोटे अनाज है तो उनको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो श्वेत क्रांति है वो कहीं ना कहीं दूध को देख करके मिलती है। और हरित क्रांति की कहीं ना कहीं जो जनक है वो कहीं ना कहीं MS स्वामीनाथन हमें देखने को मिलते हैं। और श्वेत क्रांति के कहीं ना कहीं बरीज कुलकर्णी जो कि दूध को लेकर से संबंधित है। इसके अलावा जो नीली क्रांति है, और नीली क्रांति कहीं ना कहीं मांस मच्छी वगैरह, जो मांस होता है और मछली, बेसिक रूप से मछली को लेकर के नीली क्रांति मानी जाती है। तो इंद्रधनुषीय कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा क्रांतियों से संबंधित, तो सभी क्रांतियों से संबंधित, इसके हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति या स्पीकर। तो किसके द्वारा यह अध्यक्षता की जाती है? तो ये अध्यक्षता कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का कहीं ना कहीं पदेन सभापति भी देखने को मिलता है। अर्थात उपराष्ट्रपति का कहीं ना कहीं जो कार्य होता है वो कहीं ना कहीं राज्यसभा की अध्यक्षता के लिए ही बनाया गया है। तो उसका पदेन सभापति कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति देखने को मिलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज यूल को, विलियम वेंडरबिल्ट को, A.O. ह्यूम को, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो विलियम वेंडर कहीं ना कहीं INC के एक अध्यक्ष रहे थे 1889 में। तो वेंडरबिल्ट कहीं ना कहीं INC के अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो A.O. ह्यूम है वो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक भी हमें देखने को मिलते हैं। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर को कहीं ना कहीं भारत का जो पहला नोबेल पुरस्कार है गीतांजलि के 1913 में दिया गया था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इसके अलावा 1888 में कहीं ना कहीं जॉर्ज यूल को कहीं ना कहीं INC का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो हर्मिट ऑफ शिमला कहीं ना कहीं A.O. ह्यूम को कहा जाता है, अर्थात शांति, क्योंकि शिमला कहीं ना कहीं जो उस टाइम पे कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शिमला को कहीं ना कहीं जो ग्रीष्मकाल की राजधानी घोषित किया गया था। और हर्मिट ऑफ शिमला कहीं ना कहीं A.O. ह्यूम को कहा गया था शांति दूत के रूप में, कहीं ना कहीं A.O. ह्यूम को याद किया जाता है और इन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में भी कहीं ना कहीं नोटिस किया जाता है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट स्टैटिक GK के पार्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।